नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वैश्विक दबाव के चलते संक्रमण की गंभीरता को लेकर चीन पर पूरे विश्व की नजर की, राजनीतिक उथल पुथल के बीच बोलीविया में उग्र होते प्रदर्शन की, रूस यूक्रेन के ताजा हालात की और तो और इसके अलावा बात होगी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीन में कोरोना का कहर जारी है, अस्पतालों में भारी भीड़। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार चीन से कोरोना के ताजा आंकड़ों को साझा करने का किया अनुरोध। यूरोपीय संघ ने कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए मदद की पेशकश की। बुधवार को ईयू के स्वास्थ्य अधिकारी चीन के अपने समकक्ष के साथ कर सकते हैं मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बात। सफल नेतृत्व के लिए दी शुभकामना। जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता समेत आपसी हित के तमाम मसलों पर हुई चर्चा। भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में भी दी जानकारी। तुर्की के गैस टर्मिनल के उपयोग के लिए बुल्गारिया ने किया समझौता। तुर्की और बुल्गारिया की सरकारी कंपनियों के बीच 13 साल के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर। बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस हासिल करने में मिलेगी मदद। दक्षिणी अफ्रीकी देश मलावी में हैजा का भीषण प्रकोप, स्कूलों को किया गया बंद। अब तक 550 से अधिक मौतें। हैजा का मामला बढ़कर हुआ 17,824। सेनेगल की अदालत ने महिला सांसद के पेट पर लात मारने के आरोप में 2 पुरुष सांसदों को सुनाई 6 महीने की सजा। संसद में बहस के बीच गर्भवती महिला सांसद को पेट पर मारी थी लात। महिला सांसद को $8,100 अदा करने का भी सुनाया फैसला। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वैश्विक दबाव के चलते संक्रमण की गंभीरता पूरे विश्व की नजर उस पर टिकी हुई है। चीन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संक्रमण संबंधी आंकड़े संदेह के घेरे में आ गए हैं। यहां कोरोना संक्रमण के फैलने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पूरे चीन में फैल चुका कोरोना बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े शहरों में संक्रमण अपने पीक पर पहुंच चुका है। स्थिति क्या कहती है, आइए डालते हैं एक नजर। ये चीन में शंघाई के शुआंगशांग अस्पताल का मंगलवार की सुबह का नजारा है। क्या अस्पताल, क्या कॉरिडोर, हर तरफ मरीज ही मरीज हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए वेटिंग रूम को ट्रीटमेंट रूम में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल की माने तो इमरजेंसी में प्रतिदिन 1600 मरीज पहुंच रहे हैं। कोरोना नियमों में ढील दिए जाने के बाद ये आंकड़ा 2 गुना हो गया है। अस्पताल के हालात बताने के लिए काफी हैं कि चीन में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है, और वो भी तब जब चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय द्वार को खोलने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में चीन से कोरोना के ताज़ा डाटा को उपलब्ध कराने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की मांग को बहुत से चीनी उचित और समय की मांग बता रहे हैं। डाटा साझा करना अच्छा होगा, क्योंकि जब हम दुनिया से जुड़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा। बेहतर है कि आपस में मिलकर इसका अध्ययन करें और भविष्य की तैयारी करें। कई देशों द्वारा चीन के आगंतुकों पर ताज़ा कोविड अंकुश लगाने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने यात्रियों पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को अस्वीकार बताया है। कनाडा, जापान, फ्रांस, अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव कोविड रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने दूसरे देशों पर भी यही नियम लागू करने की धमकी भी दे डाली।
कुछ देशों द्वारा केवल चीन पर लगाए गए प्रवेश प्रतिबंधों में वैज्ञानिक आधार की कमी है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए महामारी की रोकथाम और नियंत्रण उपायों में हेरफेर करने के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करते हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट का जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना मामलों से निपटने में चीन पूरी तरह सक्षम है। दरअसल ऐसी खबरें आई हैं कि यूरोपीय संघ ने कोरोना के नियमों से निपटने के लिए चीन को मुफ्त वैक्सीन देने की पेशकश की है। यूरोपीय अधिकारियों की इस संबंध में चीन के साथ बुधवार को बातचीत भी संभव है। चीन की कोरोना स्थिति को लेकर मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि ईयू की स्वास्थ्य सचिव ने अपने समकक्ष से बात की थी। इसमें एकजुटता प्रकट करने के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैक्सीन मुहैया कराने की पेशकश की गई थी। चीन में कोरोना के कहर को लेकर नए नए दावे और अध्ययन किए जा रहे हैं। नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पूरे चीन में फैल चुका कोरोना बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े शहरों में संक्रमण अपने पीक पर पहुंच चुका है। पीयर रिव्यू जर्नल फ्रंटियर्स में 29 दिसंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के अंत तक कोरोना की नई लहर बड़े शहरों से होकर गुजर चुकी है, जबकि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जनवरी के मध्य से अंत तक संक्रमण का प्रकोप अपने चरम पर होगा। इस अध्ययन में कोरोना के मामले में अचानक उछाल की भविष्यवाणी भी की गई है, क्योंकि आने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल में लोगों की आवाजाही में भारी वृद्धि दर्ज की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से आज टेलीफोन पर बातचीत की। किंग चार्ल्स द्वारा ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये पहली टेलीफोन वार्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बेहद सफल शासन की शुभकामनाएं दी। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना, जैव विविधता का संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण आदि विषय शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर किंग चार्ल्स तृतीय की लगातार रुचि और सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के राजा को G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें मिशन लाइफ की प्रासंगिकता के बारे में भी बताया। इसके द्वारा भारत पर्यावरण को ध्यान में रखकर टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश दे रहा है। दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान किया और इसकी कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के उपायों पर भी चर्चा की। दोनों ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय की भूमिका को सराहा और इसे द्विपक्षीय सहयोग में इजाफे के लिए दोनों देशों के बीच पुल के तौर पर काम करने वाला बताया। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री व दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन गवीर ने हिंसा की चेतावनी के बावजूद मंगलवार को यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया। इस पर फिलिस्तीन ने कड़ी निंदा की है। बता दें कि मक्का और मदीना के बाद अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र जगह है। वहीं बेन गवीर को पिछले सप्ताह बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, जिसमें दक्षिणपंथी और धार्मिक दल शामिल हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंगलवार को इजरायली सैनिकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में संघर्ष के दौरान उसके एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से इस घटना पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है। बिना हिजाब पहने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने साली ईरान की चेस खिलाड़ी सारा खादेम मंगलवार को स्पेन पहुंची। उनके एक करीबी सूत्र ने बताया कि उन्हें ईरान न लौटने की धमकी दी गई थी। सारा खादेम ने कजाकिस्तान के अलमाटी में FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें वो बिना हिजाब शामिल हुई। ईरान में कठोर ड्रेस कोड के तहत महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। देश में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कई ईरानी महिला खिलाड़ियों ने बिना हिजाब प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। 1997 में जन्मी खादेम को सारा सादात खादमिया मालशरी के नाम से भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन की वेबसाइट के अनुसार उन्हें विश्व में 804वां रैंक हासिल है। और अब बात यूरोप की।
बुल्गारिया ने मंगलवार को एक लंबी अवधि के सौदे के तहत तुर्की के टर्मिनलों और गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त की, जो देश को रूस द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति को हासिल करने में मदद करेगा। बुल्गारिया की सरकारी गैस कंपनी बुल्गार गैस और तुर्की गैस ट्रांसमिशन कंपनी बोटास ने 13 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे बुल्गारियों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए तुर्की के टर्मिनलों तक पहुंच मिल जाएगी। बुल्गारिया के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक इस समझौते से प्राकृतिक गैस के लिए बुल्गारिया की पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। पूरी तरह से रूस पर निर्भर बुल्गारिया रूस द्वारा ठप की गई गैस आपूर्ति के बाद मुनासिब दाम पर गैस की विकल्प की तलाश कर रहा था। माना जा रहा है कि इससे उसकी समस्या हल हो सकती है। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से तेजी आ गई है। 2023 की शुरुआत के साथ ही दोनों तरफ से 113 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक अमेरिकी हिमॉर्स रॉकेटों से माकिवोका पर किए गए हमले में एक ही बार में 63 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। इसके अलावा रूस समर्थित शहरों में किए गए हमले में रेलवे स्टेशन, चर्च सहित कई बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए। रूस यूक्रेन के बीच करीब 11 महीने से जारी युद्ध के अब और तेज होने की आशंका गहराई है। नए साल के शुरुआती 2 दिनों में रूसी सैनिक जहां राजधानी कीव के साथ प्रमुख शहरों पर हवाई हमले कर यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की की सेना पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों को हिमर्स रॉकेट प्रणाली के जरिए साध रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने दोनेत्स्क क्षेत्र के औद्योगिक शहर पर रॉकेट दागकर 63 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के जवाब में रूसी सैनिकों ने भी पूर्वी दोनेत्स्क के एक अन्य शहर दुजविक्का में एक औद्योगिक परिसर को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें एक आइस रिंग पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन समर्थित शहरों में किए गए हमलों में रेलवे स्टेशन, चर्च सहित कई बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोनेत्स्क में पुलिस प्रमुख ने वीडियो जारी कर रूसी हमले की पुष्टि की। रेलवे स्टेशन के पास एक औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया गया, जिसमें 20 आवासीय इमारतें नष्ट हो गई हैं। एक नागरिक घायल हुआ, जिसे प्राथमिक स्तर पर उपचार दिया गया। उधर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश को संबोधित करते हुए रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ लंबे समय तक ड्रोन हमले को लेकर आगाह किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की रणनीति यूक्रेन की आबादी, देश की वायु रक्षा और ऊर्जा प्रणाली को खत्म करना है। रूसी सेना ड्रोन से लगातार हमले को अंजाम दे रही है। यह संख्या और भी बढ़ेगी। रूस हमें हैरान करने के लिए हर दांव लगा सकता है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि इनके हर मंसूबे को विफल करना है। 2 जनवरी की रात को भी ईरान के शाहद और कामिकाजे ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, लेकिन यूक्रेन की वायु रक्षा ने सभी 39 ड्रोन को नष्ट कर दिया। बहरहाल युद्ध से उपजे हालात ने ऊर्जा आपूर्ति के मसले पर यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। ऊर्जा संकट पर चर्चा करने के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री ईयू की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद पहली बार फ्रांस पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट सहित परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने पर भी अपने संकल्प को दोहराया। हमने यूक्रेन द्वारा रूसी आक्रामकता का जवाब देने के लिए अपने दृढ़ संकल्प के बारे में बात की है, क्योंकि यूक्रेन को अब पहले से कहीं ज्यादा हमारे समर्थन की जरूरत है। यूक्रेन पर रूसी हमला निश्चित रूप से क्षेत्र में भयावह स्थिति पैदा कर दी है। यूक्रेन की जीत पर यूरोप और पूरी दुनिया का अस्तित्व निर्भर है, लेकिन हमें ऊर्जा संकट, जलवायु संकट, बढ़ती महंगाई से भी निपटना होगा। दीर्घकालीन यूरोपीय प्रतिस्पर्धा को भी सुरक्षित रखने पर विचार करना होगा। 31 दिसंबर को मकीवका में यूक्रेन के हमले में मारे गए 63 रूसी सैनिकों को उनके परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के हमले में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने की घटना से रूस के राष्ट्रवादियों और कुछ सांसदों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने खतरे को नजरअंदाज करने वाले रूसी कमांडरों को दंडित करने की मांग की। दरअसल युद्ध के शुरू होने के बाद रूस ने पहली बार यूक्रेनी हमले में अपने 63 सैनिकों की मौत की खबरों की पुष्टि की है, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात अफ्रीका की। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू
हसन ने विपक्ष की रैलियों पर लगे 6 साल से प्रतिबंध को हटा दिया है। विपक्षी नेताओं और पुलिस के बीच लगातार टकराव को देखते हुए उनके पूर्ववर्ती जॉन मैगुफुली ने ये पाबंदियां लगाई थीं। 2016 में लागू हुई नीति के तहत निर्वाचित राजनेताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां करने की अनुमति तो थी, लेकिन अन्य राजनीतिक रैलियों या विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध था। मार्च 2021 में मैगुफुली के निधन के बाद पदभार ग्रहण करने वाली हसन ने कहा कि प्रतिबंध हटाने का उनका निर्णय उनकी सुलह, लचीलापन, सुधार और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने 4 अखबारों पर से प्रतिबंध हटा लिया है और पिछले साल ब्रसेल्स की यात्रा के दौरान उन्होंने एक निर्वासित विपक्षी नेता टुंडू लिस्सू से भी मुलाकात की थी। अफ्रीकी देश मलावी के मुख्य शहरों में ब्लैंटायर और लिलोंग्वे में मंगलवार से स्कूल खोलने वाले थे, लेकिन दक्षिणी अफ्रीकी इस देश में हैजा के भीषण प्रकोप के चलते स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च में पहली बार हैजे का मामला सामने आया था। अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 17,824 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि हैजा के बढ़ते मामले और मौत में वृद्धि के कारण स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को दोबारा खोलने का ऐलान बाद में किया जाएगा। नवंबर से मार्च तक मलावी में बरसात के महीनों के दौरान हैजा एक वार्षिक समस्या है। हालांकि आमतौर पर हैजा से मरने वालों का आंकड़ा प्रतिवर्ष 100 के आसपास होता है, लेकिन इस साल अब तक 550 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वैक्सीन की कमी के कारण ये समस्या विकराल रूप यहां पर लेती जा रही है। अफ्रीकी देश सेनेगल की एक अदालत ने संसद सत्र के दौरान एक गर्भवती महिला सांसद के साथ मारपीट के आरोप में 2 पुरुष सांसदों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने महिला सांसद को $8,100 बतौर जुर्माना अदा करने का भी आदेश सुनाया है। सेनेगल की संसद में 1 दिसंबर 2022 को जमकर हिंसा हुई थी। यह हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यहां सांसदों ने अपनी महिला साथी के पेट पर लात मार दी। वो महिला सांसद गर्भवती थी और हिंसा में बेहोश हो गई। जिस समय हिंसा हुई उस समय संसद में बजट पर बहस हो रही थी। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में 28 शव एक साथ मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक साथ 28 शवों को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बुर्किना फासो के उत्तर पश्चिमी शहर नौना में गोलीबारी में मारे गए 28 लोगों के शव मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। एक बयान में कहा गया है कि 30 और 31 दिसंबर को की गई हत्याओं की जांच शुरू कर दी गई है। बयान में संभावित अपराधियों या हमलों के मकसद के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया। इन 28 लोगों की हत्या का कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस हथियारों का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। हत्या का कारण पता करने के लिए जांच तेज कर दी गई है। और अब बात अमेरिका की। राजनीतिक उथल पुथल के बीच बोलिविया में नए साल की पूर्व संध्या पर हिंसक हालात बने। स्थानीय गवर्नर लुइस फर्नांडो कैमाचो के समर्थकों ने सांता क्रूज शहर में गिरफ्तारी का विरोध किया। अब ऐसे में वहां प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। जनता का गुस्सा कई बार तो इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी कैमाचो की रिहाई की मांग कर रहे हैं। देखिए। लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बोलिविया में एक बार फिर से प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। सड़कों पर उतरी जनता का उबाल इस बार सेंटा क्रूज के गवर्नर और देश के मुख्य विपक्षी नेता लुइस फर्नांडो कैमाचो के समर्थन में है, जिसे सुरक्षा बलों ने 5 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। हालांकि कैमाचो समर्थकों ने सरकार पर विपक्षी नेता को 4 महीने पहले ही नजरबंद करने का आरोप लगाया है। दरअसल कैमाचो की गिरफ्तारी 2019 में एवो मोरालेस की सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र रचने के साथ तख्ता पलट के आरोप के बीच हुई। कैमाचो पर आतंकवाद का भी आरोप लगाया गया है। कैमाचो की 28 दिसंबर की गिरफ्तारी से भड़के विरोध प्रदर्शन सेंटा क्रूज और हाईलैंड की जनता पर राजधानी ला पास के बीच गहरी खाई पैदा करने में कामयाब रहे हैं। जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों कैमाचो की रिहाई की मांग कर रहे थे।
महिलाएं यहाँ पुलिस द्वारा युवाओं पर हमला रोकने के लिए इकट्ठा हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नर सांता क्रूज लौट आए, उन्हें जल्द रिहा किया जाए। उन्हें 4 महीने से जेल में रखा गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम सरकार को अपनी बात सुनाना चाहते हैं। हमारे पास कई युवा हैं जो विरोध करने के लिए सड़कों पर हैं। पुलिस उन पर बर्बर कार्रवाई कर रही है। हम देश में तानाशाही का अंत चाहते हैं। गिरफ्तारी से ठीक पहले विपक्षी नेता के माचो ने अपने को बेगुनाह बताते हुए सरकार पर खुद का अपहरण करने का आरोप लगाया और ट्वीट भी किया था। गिरफ्तारी के बाद उनके गिरते स्वास्थ्य की खबरें भी सोशल मीडिया पर तैरने लगीं, जिसके बाद लोगों के साथ विपक्षी नेताओं का भी गुस्सा भड़क उठा। गिरफ्तारी पर बढ़ते बवाल के बीच सरकार प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बोलिविया के स्वास्थ्य और खेल मंत्री ने केमाचो की गिरफ्तारी को अपहरण की साजिश या राजनीति से प्रेरित होने की खबरों का खंडन किया है। श्री लुइस फर्नांडो कैमाचो का स्वास्थ्य स्थिर है। उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह के बदलाव की सूचना आवश्यक पक्षों के माध्यम से उनके परिवार और इससे संबंधित व्यक्तियों को दी जाएगी। उधर केमाचो समर्थक नेताओं ने उनकी रिहाई तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है। देश के अन्य शहरों में भी केमाचो समर्थकों ने सरकारी भवनों पर धरना बोला और खाद्य परिवहन के उपयोग में आने वाले मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद कई इलाकों में खाने पीने के सामानों की किल्लत देखी गई। दरअसल 2019 में बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस पर चुनावी नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद सेना और केमाचो समर्थकों ने मोरालेस पर इस्तीफे का दबाव बना दिया था। बढ़ते दबाव के बीच मोरालेस ने इस्तीफा तो दे दिया और देश छोड़कर भी भाग गए, लेकिन इसके बाद जेनिन अनीज मौके का फायदा उठाकर अंतरिम राष्ट्रपति बन गई। हालांकि देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर फिर भी जारी रहा। अनीज समर्थकों ने दावा किया है कि बोलिविया के पहले स्वदेशी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल किए जाने से खालीपन पैदा हुआ है, जिसने अनीस को अंतरिम राष्ट्रपति बनने की अनुमति दी है। लेकिन मोरालेस समर्थकों ने हार नहीं मानी है और सत्ता पर दबाव बनाना जारी रखा है। कुछ समय बाद हुए आम चुनाव में एक बार फिर से मोरालेस समर्थकों की जीत हुई, जिसमें लुइस एर्ट्स को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। लुइस एर्ट्स के शासन में एक बार फिर से 2019 के हिंसक प्रदर्शनों की जांच के बहाने विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कवायद शुरू हो गई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। तो आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा होटल जो है तो ऊंटों के लिए, लेकिन इसकी आधुनिक सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, जिसे अरबी में तत्मान कहा जाता है। अरबी में इसका अर्थ होता है आराम सुनिश्चित करना। तत्मान में सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि ऊंटों को हर वो सुविधा मुहैया कराई जाती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ऊंटों को यहां रखने के बाद मालिक हर चिंता से आजाद हो जाते हैं। और क्या क्या है खास इस होटल में, आइए डालते हैं एक नजर। अस्तबल एक ऐसी जगह जहां पशुधन को रखा जाता है, लेकिन वक्त बदला, साथ ही बदली जरूरियात और आधुनिकता के लिबादा ने इसी अस्तबल को होटल का नाम दे दिया। जी हां, आपने सही सुना। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों के लिए खुले होटल की सुविधा, जिसे अरबी में तत्मान कहा जाता है। अरबी में इसका अर्थ होता है आराम सुनिश्चित करना। तत्मान में सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि ऊंटों को हर वो सुविधा मुहैया कराई जाती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ऊंटों को यहाँ रखने के बाद मालिक हर चिंता से आजाद हो जाता है। ऊंटों के इस होटल में करीब 480 कमरे हैं। इसमें डबल और सिंगल रूम दोनों शामिल हैं। ऊंटों को मालिक की इच्छा अनुसार सुविधा मुहैया कराई जाती है। हालांकि ऊंटों को होटल में दाखिला देने से पहले एक जांच से गुजरना पड़ता है। एक रात के लिए मालिक को एक ऊंट के लिए 400 रियाल अदा करने पड़ते हैं। होटल की माने तो यहाँ 5 स्टार की सुविधा उपलब्ध होती है।
حياكم الله في فندق تطمن الذي يحتوي बगैर चिकित्सक जांच के ऊंट को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। ऊंटों को खाने के लिए चारा और जौ दिया जाता है। इसके अलावा साथ ही मालिक के अनुरोध पर 100 रियाल प्रति ऊंट के हिसाब से दूध सेवा भी प्रदान की जाती है। البرسيم والشعير كذلك خدمة الحليب। सऊदी कैमल क्लब द्वारा तत्मान की कल्पना की गई थी। होटल का विचार दुनिया के सबसे बड़ी सालाना ऊंट प्रतियोगिता किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल के दौरान ऊंट मालिकों और क्लब के अधिकारियों की रसद की सुविधा प्रदान करना है। 45 दिनों तक चलने वाले अजीज कैमल फेस्टिवल पिछले साल 29 नवंबर को शुरू हुआ था। 3000 प्रतिभागियों के स्वामित्व वाले 40,000 से अधिक ऊंटों ने इसमें हिस्सा लिया। इतने बड़े आयोजन के दौरान शहर के बीचों बीच इस तरह की सुविधा ने लोगों को खूब आकर्षित किया। यहाँ का मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। जितना आप अपने घर पर नहीं कर पाएंगे उससे अधिक इस होटल में सुविधा मुहैया कराई जाती है। बेशक वे आपके ऊँटों की जांच करने, रखवाली करने और सुरक्षा प्रदान करने वाली सेवाओं के साथ 400 रियाल की जगह अगर 1000 रियाल लेते हैं तो भी इसमें लोग सहज महसूस करेंगे। ये खाड़ी में आकर्षक उद्योग के लिए एक तार्किक कदम है, जहां ऊँटों को पारंपरिक जीवन के प्रतीक के रूप में बेशकीमती माना जाता है। ऊँटों को उनके होंठ, गर्दन, कुबड़ और रंग सहित दूसरी विशेषताओं पर आंका जाता है और जीत उनके मालिकों के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित होती है। प्रत्येक कमरे में पानी और चारे के लिए प्लास्टिक के कंटेनर मौजूद होते हैं। चेकआउट का समय दोपहर 12:30 बजे का है। उनके प्रवास के दौरान 50 कर्मचारी जानवरों की देखभाल करते हैं और उन्हें बेहतरीन स्वच्छता स्थिति में रखा जाता है ताकि कोविड मामलों के जोखिम को कम किया जा सके। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।